हेलो दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज की ये वीडियो बड़ी खास है। हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये आजकल मार्केट में नया नया चला है। इस टॉपिक का नाम है कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो हम समझेंगे ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है और कैसे ये इम्पोर्टेंट है हमारी एआई एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में। और दूसरी चीज़ हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम इससे एक बढ़िया एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और एंड में मैं आपको एक दो लिंक भी दूंगा जहाँ पे आप इसके ब्लॉग्स या वो सब पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने बोर्ड पे आ गया हूँ। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है क्या और किससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर इसको सॉल्व करने की क्या क्या अप्रोचेस होती हैं। तो मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ। मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है। ठीक है। और एक कंप्यूटर जो भी है आपके पास, मतलब जिस भी साइज़ का है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं, बट इसकी एक रैम होती है। ठीक है। एक रैम, अगर आप समझोगे, मतलब रैपिड एक्शन मेमोरी कहते हैं। तो रैपिड एक्शन मेमोरी जो होती है आपकी, एक रैम जिसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस चलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने कंप्यूटर को बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, या फिर कहीं से कोई सोर्स से कुछ इनपुट आ रहा है, या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है वो रन टाइम पे हमारी रैम प्रोसेस करती है। ये जो हमारी रैम है, ठीक है, ये इसको प्रोसेस करेगी। अब आप देखोगे कि रैम की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कि ऐसा नहीं होता कि उस पर इन्फानाइट लिमिट ऑफ वेट डाल दो या इन्फानाइट लिमिट ऑफ इनपुट्स भेज दो और वो प्रोसेस कर लेगी। ऐसा नहीं होता। तो इसको हैंडल करता है कि हमारे कुछ प्रोसेसेस जल्दी चलते हैं, कुछ प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं। जैसे अगर अभी आप देखोगे मैक, मैं अभी मैक पे हूँ, तो मैक की रैम मैनेजमेंट अलग है। विंडोज़ में अगर कोई रैम मैनेजमेंट देखते हो तो वो बहुत लैगी होती है या कम होती है। तो वैसे ही उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो इतना लिमिट के अराउंड ही अपने प्रोसेस कर सकता है। अब इसी केस को अगर मैं इस पूरे केस को अगर एलएलएम से कनेक्ट करूं, तो हमारा एलएलएम का भी यही कॉन्सेप्ट है। मान लो आपका पूरा एलएलएम एक सिस्टम है और कॉन्टेक्स्ट विंडो को उसकी रैम मानो। ठीक है। मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट, उसकी रैम मानो। तो इसका भी यही प्रोसेस है कि आप जितने टाइप का इनपुट डेटा या इंस्ट्रक्शंस या नॉलेज भेजोगे, वो एक बार में उसकी कुछ लिमिटेड कैपेसिटी है, उतना ही वो प्रोसेस कर पाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने जीपीटी या इन सॉल्यूशंस पे काम करने गया था, तो तब सबसे पहला जो ओपन मॉडल था या फिर जिसकी एपीआईज पे ज़्यादातर दुनिया काम कर रही थी, वो जीपीटी 3.5 था। ठीक है। तो 3.5 मैं बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले आया था, उसकी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो हुआ करती थी 4000 टोकन्स की। मतलब अब आपको लगेगा ये क्या बात हुई 4000 टोकन, बट हाँ उसकी लिमिटेशन थी उस टाइम पे। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2023 के अराउंड की बात बता रहा हूँ, 2022 23, हाँ 23 की बात बता रहा हूँ। तो उसकी लिमिटेशन थी कि वो आपका 4000 टोकन से तो ज़्यादा ले ही नहीं सकता था। तो इसमें इंक्लूड करता हूँ मैं आपका इनपुट टोकन्स। ठीक है। इनपुट टोकन भी, प्लस इसमें आपके आउटपुट टोकन्स भी इंक्लूडेड है। तो हमें एक सिनारियो देखने को मिलता था, जब जिस तरीके से मतलब एक, जैसे जैसे हमारे इनपुट टोकन्स का बढ़ता जाता है, जैसे ये जो है ना इनपुट टोकन्स, एंड और ये होती थी उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है। तो परफॉर्मेंस, तो इसकी मतलब इनपुट टोकन में आपके इंस्ट्रक्शंस बढ़ रहे हैं, आपकी वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो इसका एक पीक ग्राफ होता था कि एक लिमिट के बाद ना ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देता था, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे तक इंस्ट्रक्शन दे दिए। बट उसके बाद क्या होता था, जब इसके टोकन साइज या ये सब बढ़ने लग जाते थे ना, तो एकदम से डेप्रीकेट हो जाता था परफॉर्मेंस में। मतलब
एक परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसका रिस्पॉन्स, उसकी हालुसिनेशन भी इतनी ज़्यादा होती थी, प्लस टाइम का भी एक विंडो होता था, वो भी उसका हालुसिनेट होने लग जाता था। तो ये एक लिमिटेशन थी। वैसे हाबीबी एलएलएम्स की एक लिमिटेशन है कि आप उसको उतना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि अगर आप आज भी जीपीटी से बातें करो या चैट कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि अब की जब चैट बहुत पुरानी होने लग जाती है, मतलब बहुत नीचे जब आप चले जाते हो कि बहुत बातें कर ली आपने, तो देखते हो कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं रहा, मतलब ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट को ना इतना अच्छा या तजु तजु क्या कहेंगे, एक वेट नहीं दे रहा है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या क्या होता है। बोर्ड क्लीन कर लेते हैं एक बार। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आता है, मतलब अगर एक तरीके से मैं बोलूँ टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ सकते हैं जो आप उस एलएलएम कॉल में यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। फिर आपके क्या कहते हैं, नॉलेज बेस हो सकती है, मतलब नॉलेज बेस इन द सेंस कि आपने कोई रैग लगा रखा है, ठीक है, और रैग लगा रखा है तो आप वो नॉलेज जो आप उसे शेयर कर रहे हो, और उसके बाद आपके टूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है जो आप एलएलएम को शेयर करते हो। तो अब हम समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट विंडो से, मतलब क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहला जो होता है आपका कॉन्टेक्स्ट पॉइजनिंग करके एक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये आप देखोगे कि कॉन्टेक्स्ट पॉइजनिंग कैसे अलग है, या फिर कैसे ये आपके एप्लीकेशन को ख़राब करता है। मान लो कि एक गलत इंस्ट्रक्शन या गलत नॉलेज आपकी उसमें पास हो गई है, ठीक है, तो रादर देन फॉलोइंग दोज इंस्ट्रक्शंस, या फिर रादर देन गेटिंग टू दैट पोजीशन, वो अपने गलत इन्फॉर्मेशन को ही रेफर कर ले रहा है, या फिर हो सकता है कि उसे ट्रेनिंग में कुछ और दिया गया हो, ठीक है, ट्रेनिंग में उसने कुछ और देखा हो, और बाद में जब वो आपके लिए काम कर रहा है तो उसको कुछ और पैटर्न मिल रहा है, मतलब डिफरेंस है उसकी पैटर्न में। तो अगर ज़्यादा आपने अगर उसे कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर पाथ नहीं बना रहा, मतलब टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वो पाथ डिज़ाइन ही नहीं कर पा रहा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो कि आप कई बार ट्राई करते हो ना, कई बार हमने होता है कि हम बोलते हैं कि भाई मैंने 5 बार इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने 6 बार इंस्ट्रक्शन दिया, वो बना ही नहीं रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आपका वो प्रॉम्प्ट वो लेवल ऑफ रिजल्ट ला ही नहीं पा रहा। तो हाई चांसेस होते हैं कि वो एक तरीके का कॉन्टेक्स्ट पॉइजनिंग का केस है, कि उसको या तो आपके प्रॉम्प्ट से समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब या तो प्रॉम्प्ट से वो समझ नहीं पा रहा, और या दूसरा चीज़ होती है कि वो रेफरेंस नहीं बना पा रहा, कि रेफरेंस इन द सेंस एलएलएम रेफरेंस ऐसे बनाता है कि अगर उसने वो पैटर्न देखा होता है अपने ट्रेनिंग एरिया में, तब वो आपके वाले पैटर्न को ड्रॉ कर पाता है, तो वो रेफरेंस नहीं बना पा रहा। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादातर उसको छोटा करना चाहिए, मतलब स्ट्रैटेजीज हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कॉन्टेक्स्ट पॉइजनिंग का अपने आप में केस हो जाता है। अब आते हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन। कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन तो हम हर रोज़ देखते हैं, मतलब आप लोग भी देखते होंगे या फिर नहीं पता, कि आपने मांगा कि मुझे मतलब अगर इसको एक बार कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन हैं, हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन क्या होती है कि आपने मांगा कि भाई मुझे एप्पल दो, ठीक है, मुझे एप्पल बना के दो, बट वो एप्पल की जगह ऑरेंज दे रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हो सकता है, क्योंकि मान लो आपने अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में तो बहुत सारा ऑरेंज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और या फिर बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये फ्रूट वो फ्रूट, बट एप्पल के बारे में तो कुछ है ही नहीं। तो हाई चांसेस होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो उसको ज़्यादा वेटेज दे रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है, इसे हम कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम पे जो बहुत ज़्यादा बार देखी जाती है, ठीक है, आपकी कॉन्टेक्स्ट कन्फ्यूजन, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट कन्फ्यूजन कब होगी, इसका सबसे बड़ा केस है आपका जो एमसीपी है, या फिर आपके एजेंट के पास जो टूल्स हैं, ठीक है, आपने उसमें 100 टूल बना दिए, ठीक है, और इसके पास भी 100 मेथड्स हैं।
अब आपने 100 के 100 मेथड्स एक्सपोज कर दिए एलएलएम को, ये 100 के 100 एलएलएम को भेज दिए और बोला कि इनको यूज़ करके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, तो जब ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोली, वो कंफ्यूज हो गया। मानो उसे यूज़ करना था मेथड नंबर उसे उसे यूज़ करना था मेथड नंबर 3, 4 और 5, ये सीक्वेंस में यूज़ करना था, बट वो कंफ्यूज हो गया, उसने कोई और 10, 11 मतलब 10, 11, 9 ऐसे मेथड्स को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गया। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो जिसे आप एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट कंफ्यूजन बोल सकते हो कि वो कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूज हो गया कि उसे कौन सा टूल यूज़ करना था, कौन सा नहीं करना था। कई बार आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में डालने की कोशिश करते हो कि ये अप्रोच, बट हो सकता है, ये हाई चांसेस हैं, तो इसको भी केटर करा जाता है और वो हम समझेंगे कैसे होता है। ठीक है। अब हम अगली उस पे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इसका कॉन्टेक्स्ट क्लैश। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्लैश करके कॉन्सेप्ट होता है। अब आप पूछोगे इसमें क्या होता है। इसमें बेसिकली आपके कॉन्टेक्स्ट क्लैश में क्या हो रहा है कि आपने मानो उसको बोला हुआ है कि आप फाइनेंस डोमेन के हो। ठीक है, मतलब आपने उसे बोला है कि मैं एक फिन सेक्टर का वो हूँ। ठीक है, फाइनेंस के बारे में आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, है ना, और ये सब आपने उससे समझा रखा है। बट बाद में आप जो उससे काम करवा रहे हो उस एजेंट से, वो एचआर का करवा रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट क्लैश क्या है, क्योंकि उसे इसके इंस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस उसे इतने क्लियर नहीं हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे वो कंफ्यूज होगा और वो आपके जो गोल है, मतलब जो गोल आप उससे अचीव करवाना चाह रहे हो ना, वो अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्लैश का कॉन्सेप्ट हो गया कि वो जो इंस्ट्रक्शंस आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में दिए या पहले दिए, वो उसके फेल हो जा रहे हैं। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल ये हो सकता है कि आपने राग आर्किटेक्चर बनाया। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक डीबी था और इसमें से जो आपका कंटेंट आया, वो कंटेंट आपके एलएलएम के पास गया। ठीक है, बट इसका जो कंटेंट था और वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया एलएलएम के अपने इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो एलएलएम के जो अपने इंस्ट्रक्शंस हैं उससे काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो इससे आपका क्लैश हो गया, मतलब इन दोनों के बीच एक तरीके का क्लैश हो गया। तो एलएलएम समझ नहीं पाएगा कि मुझे किसे फॉलो करना है, जो लेटेस्ट मेरे पास कंटेंट आ रहा है या फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सिनारियो हो जाता है कि ये आप कैसे हैंडल करो कि वो एक दूसरे में क्लैश ना करें या सिनारियो ना बने। अब हम इनकी सोल्यूशन अप्रोचेस देखते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं छोटे छोटे जो आप लगा सकते हैं। थोड़े थियोरेटिकली हैं, वो आपको अपने आप जब हम आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे या चीज़ें बनाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी हम थियोरेटिकली समझते हैं। तो जो पहला हमारा मेथड है, मतलब टू सॉल्व दैट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, तो हम सबसे पहला जो हम मेथड लोगों को सजेस्ट करते हैं कि राइट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर आप देखोगे राइट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपने जीपीटी ध्यान से याद करो देखा हो, तो जब भी आप उससे चैट कर रहे होते हो, ठीक है, वो एक कभी ना कभी अगर आपने मेमोरी वाला फंक्शन ऑन कर रखा है तो वो बोलता है अपडेटेड इन दी मेमोरी। ठीक है, मतलब अपडेटेड दी मेमोरी। अब वो क्या कर रहा है कि आपके कॉन्टेक्स्ट को ना पूरा ना करके, मतलब जहाँ पे भी उसे कोई इंस्ट्रक्शन लगता है कि उसे बाद में रेफर करना है या फिर बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे एक मेमोरी में सेव करता जा रहा है। और वो मेमोरी क्या हो सकती है, आपकी इन मेमोरी हो सकती है, मतलब लैंगचेन या लैंग्राफ पे अगर आप काम करोगे तो उसमें ये इन मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या स्टेट पे रख सकते हो, जो आपकी स्टेट बनती है लैंग्राफ में, उसमें आप कैरी कर सकते हो। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होता है कि आपकी हर एलएलएम कॉल में वो कॉन्टेक्स्ट खो नहीं रहा, मतलब अगर कोई रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप रख सकते हो। यूजुअली आप इसमें अपने फैक्ट्स रखते हो। ठीक है, समराइज करके जो फैक्ट्स आप यूज़ करने वाले हो या फिर जो फैक्ट्स आपको आगे काम आने वाले हैं।
तो एक तरीके से यहाँ पे आप फाइल्स भी बना सकते हो, ठीक है, मतलब फाइल्स इन द सेंस, या फिर आप कोई डीबी बना सकते हो जिसे वो क्वेरी कर ले जब भी आपके नीड के हिसाब से, या फिर आप डीबी मतलब एक तरीके से वेक्टर डीबी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल डीबी नहीं। और या फिर आप समराइज वो बना सकते हो, मतलब नॉलेज ग्राफ कह सकते हो एक तरीके का, जो मेंटेन करेगा, नोड्स मेंटेन करेगा कि जब भी मेरे पास सक्षम आ रहा है, अगर वो यूट्यूब के रिलेटेड कुछ क्वेरी पूछेगा तो मैं उसके चैनल के जो फैक्ट्स हैं या स्टैट्स हैं उन्हें उसको दिखाता रहूँ। तो ये एक तरीके से राइट कॉन्टेक्स्ट होता है, मेंटेन कर सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको एक सिस्टम चाहिए, प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम या प्रॉपर मेंटेनिंग सिस्टम, और इसका रिट्रीवल कैसे करोगे? यूजुअली इसका रिट्रीवल आप रैग के थ्रू ही करोगे, कि यहाँ पे ये पूरा सिस्टम जो है आपका, ये जो फाइल स्टोर सिस्टम है, ये एक तरीके का रैग ही हो गया, ठीक है। बट इसको भी आपको देखना होगा कि ये रैग पाइपलाइन कैसे बनेगी। तो एक तरीके से आपने राइट करवाया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब आते हैं अगली अप्रोच पे, ठीक है। अब आपका अगली अप्रोच है सेलेक्टिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो सेलेक्टिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मान लो मेरे पास 10 टूल हैं, ठीक है, और मैंने अगर किसी तरीके से समझ लिया जो मेरी ये कॉल है ना, मतलब यूज़र कॉल या जो भी इंस्ट्रक्शन कॉल जो एलएलएम को जा रही है, तो इस कॉल या इस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, एक छोटा एजेंट लगा लिया जो गोल को अचीव करने के लिए बता दे कि आपको ये गोल अचीव करने के लिए बस 10 ही टूल्स की काम यूज़ है। या फिर फ्यू शॉट्स की बात करते हैं कि जो हम फ्यू शॉट्स देते हैं एलएलएम को, उसमें हम ये सेट कर दें कि मुझे इतने ही फ्यू शॉट देने हैं, ठीक है, या फिर इतनी ही लिमिटेशन रखनी है। तो दैट्स समथिंग कि आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप सेलेक्टिंग कॉन्टेक्स्ट करवा रहे हो, उससे सेलेक्ट करवा रहे हो, जितना रेलेवेंट चाहिए उतना ही रखो, और उसके अलावा का कॉन्टेक्स्ट आप नहीं भेज रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पास हो रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो आप देख सकते हो। अब सॉरी यार गला, है ना। दूसरा आता है, ये आपका कोई चैट सेशन में काम करेगा, जब आप चैट्स बनाओगे या फिर वो करोगे, इसे हम कहते हैं कंप्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कंप्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ये अगर आप ध्यान से समझो, बेसिकली आप अपने कॉन्टेक्स्ट को समराइज करते जा रहे हो, ठीक है, समराइज करते जा रहे हो। जैसे जो क्लॉड है ना, क्लॉड है, या फिर आपका दूसरा क्या कहते हैं, जो कर्सर है ना, अपना कर्सर होता है, वो ये प्रैक्टिस में लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक लिमिट तक आपका कॉन्टेक्स्ट रखते हैं, बाद में उसकी एक समरी बना लेते हैं, ठीक है। और उसे समरी बनाने के बाद इसमें आप क्या करते हो, जब आपने समरी बना ली, इसमें बेसिकली आपके जो फैक्ट्स हैं, है ना, जो भी आपके फैक्ट्स हैं, बस उन्हीं को कवर करते हो। बाकी को आप, बाकी जो कंटेंट है उन्हें आप रखते ही नहीं हो, ठीक है। और बाकी मतलब कंटेंट को आप वो कर देते हो, कि बाकी कंटेंट को आप एक तरीके से डिलीट कर देते हो, ठीक है। डिलीट ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो ये एक तरीके का आप कंप्रेस करते जा रहे हो। इसमें एक अप्रोच आप ये भी लगा सकते हो कि आप हर एलएलएम कॉल को, मतलब अगर आपकी पाइपलाइन है, कोई नॉर्मल एजेंट फ्लो है जिसमें 3 4 ऐसे 5 एलएलएम कॉल लग रही हैं, तो मानो इसने इतना बड़ा कंटेंट दिया, ठीक है, और इसका अपना कंटेंट ये ब्लू वाला है, तो आपने इसको क्या करा है, इतना छोटा सा इसका प्रीवियस कंटेंट दिया। फिर जब ये वाली कॉल आई, मतलब ये अगली वाली जो कॉल आई, मानो ये इतना बड़ा कंटेंट देने वाली थी, बट इसको आपने थोड़ा सा ब्लू का पार्ट एंड थोड़ा सा येलो का पार्ट भी भेज दिया, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो आप समराइज या उसको कर सकते हो। ये कंटेंट समराइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जब आप कंटेंट समराइज करते हो। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो लास्ट इसका तरीका होता है, जो इसमें हेल्प करता है हमें। अच्छा सॉरी ठीक है। तो हमारा जो लास्ट पार्ट है वो से हम कहते हैं, उसको कहा जाता है कंटेक्स्ट आइसोलेशन, ठीक है।
इसकी भी दो मेथड्स हैं आइसोलेशन में। मान लो जितना कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपके पास दो एजेंट है, ठीक है, और आपके पास कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, तो आपको जितना उसको ज़रूरत है, मतलब इसको अगर इतने कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है और दूसरे वाले को इतने कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है, ठीक है, तो जो कॉन्टेक्स्ट जिस एजेंट के लिए रेलेवेंट है, मतलब इस एजेंट के लिए अगर ये रेलेवेंट है और इस एजेंट के लिए ये वाला कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट है, तो उतना ही कॉन्टेक्स्ट आप भेजो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब हो गया, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शंस, टूल्स, ठीक है, नॉलेज, उसकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए हमने क्या करा था, हमारा एक एग्जांपल है कि चैटबॉट की जो चैट हिस्ट्री होती है। अब आप देखते हो कि चैट हिस्ट्री हर कॉल में तो ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके अगर मान लो मल्टीपल एजेंट्स चल रहे हैं या फिर वो चल रहे हैं, तो आप हर एजेंट में नहीं भेजोगे, मतलब जो लास्ट का रिस्पॉन्स इन्हांसर एजेंट है, तो उसमें चैट हिस्ट्री भेजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। वैसे ही मतलब अगर आप चाहो, जो मेन आपका एक तरीके से वो है समराई, मतलब सिर्फ आपने लगा रखा है, एक चेकर लगा रखा है, मतलब आप जो है सिक्योरिटी चेक करते हो आप अगर एक अपने बॉट पे भी, तो उसमें भी आप चैट हिस्ट्री नहीं भेजोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंटेंट आइसोलेशन, कि आपने कॉन्टेक्स्ट को आइसोलेट कर दिया, कि आप नहीं चाह रहे पूरा कॉन्टेक्स्ट जाए, उतना ही जाए जितना उसको ज़रूरत हो, है ना। तो ये उसका एक कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब ये कुछ हम चार तरीके होते हैं कि हमने उसको पहले क्या करवाया, राइट करवाया है नोट पैड या स्क्रैच, मतलब सेव करते जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट को, और जब यूज़र रिट्रीव कर ले रहे हैं। फिर दूसरा हमने करवाया सेलेक्ट वाला, कि हम लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट को सेलेक्ट करवा रहे हैं जो हमें ज़रूरत है। फिर हमने करा समराइज़ करते जा रहे हैं, मतलब हर एलएलएम कॉल के लिए हम कॉन्टेक्स्ट को समराइज़ करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, और फैक्ट्स को हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। और दूसरा हो गया आइसोलेशन, की आइसोलेट कर दिया हमने कॉन्टेक्स्ट को, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और हम बहुत जल्दी लैंग ग्राफ पे पूरा कोर्स लाने वाले हैं, लैंग चेन लैंग ग्राफ पे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम ये चीज़ें कवर करें। और चलिए फिर, ऑल द बेस्ट।